हेलो दोस्तों, रिजल्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम और हमारी टीम के द्वारा आप लोगों से वादा किया गया था कि हम 10th क्लास का क्रैश कोर्स लेके आएंगे 45 दिन का जो होगा, और उसका तैयारी सभी विषय का अलग अलग शिक्षक के द्वारा आप लोग के लिए तैयारी किया जाता है। हम आज अपने विषय को लेके आए हैं केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है क्या। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आ गया। सबसे पहला जानेंगे हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। चलिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि किसी से, अभिक्रिया का मतलब होता है क्रिया करना। किसी से क्रिया करने के लिए कम से कम दो चीज की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग पानी से रिएक्शन कर, पानी में चीनी डाल दी, तो पानी में चीनी डाले तो दोनों घुल के क्या बना? जल बन गया। तो ये क्या हुआ? अब देखिए यहाँ हम लोग समझाते हैं आपको। चलिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या किए? गर्म किए। जब इससे अभिक्रिया किए, इसको गर्म किए तो ये दो भागों में टूटा। पहला हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे दूसरा अगर रहता H2 प्लस O2। अब देखिए दो पदार्थ आपस में क्या किया? अभिक्रिया किया, और अभिक्रिया करके क्या बना? तीसरा पदार्थ क्या बना? H2 प्लस O2 समीकरण H2O। तीसरा पदार्थ ये क्या बनाया? जल बनाया। अब दोनों का देखिए, दोनों का अवस्था में भी परिवर्तन है। इसलिए परिवर्तन है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन क्या है? आप लोग भी जानते होंगे, हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। इन दोनों का जो है गुण भी अलग है। इसका गैस का देखिए, इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, जबकि जल का क्या है? जल का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है। तो इसके गुण से इसका गुण भी अलग है, इसके अवस्था से इसका अवस्था भी अलग है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया, तब क्या बनाया? तीसरा पदार्थ बनाया, जल। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया दोनों करके एक क्या बनाया? जल बनाया। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला पढ़ेंगे हम लोग अभिकारक और प्रतिफल क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में बनता है क्या? रासायनिक अभिक्रिया में एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। दोनों के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल क्या है। चलिए, अभिकारक, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे कि अभिकारक देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, और भाग लेने के क्रम में दोनों आपस में जो है अभिक्रिया करके तीसरा जो पदार्थ बनाया, ठीक है, वो क्या बनाया? जल बनाया। तो अब देखिए H2 प्लस O2 समीकरण H2O। अब ये है समीकरण। ये समीकरण रासायनिक अभिक्रिया और प्रतिफल में खास बात है कि समीकरण के बाईं ओर जो भी पदार्थ रिएक्शन करता है या अभिक्रिया करता है, वो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया करने के बाद जो समीकरण के दाईं ओर बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। इसको हम लोग जैसे H2 प्लस Cl2 समीकरण 2HCl। अब देखिए ये इसमें जो है, ये भी हाइड्रोजन भी क्या है? अभिकारक है। और क्लोरीन भी क्या है? अभिकारक है। लेकिन यहां से जो हाइड्रोजन क्लोराइड बना, ये क्या है? प्रतिफल है। अब देखिए इसमें जो है अभिकारक और प्रतिफल यहाँ एक समीकरण के माध्यम से ही समझाया गया कि H2 प्लस Cl2 ये दोनों जो आपस में अभिक्रिया करें, ये क्या है? समीकरण के बाईं ओर है, और ये HCl जो है समीकरण के दाईं ओर है। समीकरण के बाईं ओर जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और समीकरण के दाईं ओर जो भी पदार्थ मतलब जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। जैसे आप लोग को एक और एग्जाम्पल हम समझाते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल से आप लोग को सॉलिड समझ आ रही है। मान ले कि यहाँ जैसे हम लोग क्या किए? पानी लिए, हम लोग पानी लिया, प्लस उसमें क्या किए? चीनी दे दिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए? पानी और चीनी का मिश्रण किए, उसके बाद ही क्या हुआ? अब जो पदार्थ बना, ये बना कौन चीज? ये बना शरबत। तो सबसे पहले पानी और चीनी का दोनों का मिश्रण किए, तब तो शरबत बना।
अब इसमें पानी और चीनी जो है ये क्या आ गया, ये दोनों जो है ये दोनों आ गया अभिकारक। और ये जो शरबत बना इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिफल। ये अभिकारक और ये प्रतिफल। अब देखिए हम लोग, चलिए आप लोग को एक और एग्जांपल से समझाते हैं। एक और एग्जांपल से समझाते हैं। C+O2 समीकरण CO2। अब देखिए इस समीकरण में जो है कार्बन, C जो है ये कार्बन है, कार्बन क्या है, ये भी अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। अब ये देखिए ऑक्सीजन, ये भी क्या है, अभिकारक है। क्यों है अभिकारक, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी अभिक्रिया में समीकरण के बाईं ओर जो भी पदार्थ है वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और समीकरण के दाईं ओर जो भी पदार्थ उसके फलस्वरूप बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं, या इसको उत्पाद कहते हैं। या तो प्रतिफल कहते हैं, नहीं तो उत्पाद कहेंगे। अक्सर आप लोग के किताब में जो है, ठीक है, 10th क्लास की किताब में जो उत्पाद के रूप में मिलेगा आपको लिखित किया हुआ। तो आप लोग अभिकारक और प्रतिफल समझ ही गए होंगे। चलिए अब जो है, अब आप लोग को अगला स्लाइड में समझाते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता को लिखे। अब देखिए, चले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है, वो भी जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषता है। अब कौन कौन विशेषता है, तो पहला है गैस की उत्पत्ति, दूसरा है अवक्षेप का बनना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि गैस की उत्पत्ति क्या करता है। कुछ अभिक्रिया ऐसी है जिसमें कोई गैस उत्पन्न होती है। अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कुछ ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, गैस निकलता है, लास्ट में जो प्रतिफल के बाद जो है गैस निकलने लगता है। जैसे दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर कराएंगे तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, लास्ट में क्या होता है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है। तो वही कहता है कि गैस की भी अभिक्रिया में गैस की भी उत्पत्ति होती है। अब दूसरा है क्या, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या है, किसी तरल पदार्थ में अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं। अब देखिए अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक किया जाता है। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के क्रम में क्या करता है, ये उस घोल में जो है ये ठोस के रूप में प्राप्त होता है। और हम लोग क्या करेंगे, जल से हम लोग ठोस के रूप में तो किसी भी चीज को अलग कर ही सकते हैं। मान लें कि एक गिलास पानी है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, पत्थर डाल देंगे, छोटा छोटा वाला पत्थर डाल देंगे। अब कोई कह दे हम लोग को कि इसको अलग करना, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, हम डुबोएंगे, बस उस पत्थर को अलग कर देंगे। उसी तरह क्या, जैसे कि आप लोग घरेलू एग्जाम्पल चलिए एक देते हैं। आप लोग देखे, आप लोग चाय तो पीते होंगे सुबह सुबह, तो चाय में देखिएगा हम लोग गर्म चाय को अगर थोड़ा देर तक ठंडा छोड़ दे तो उसमें क्या होता है, एक मलाई ऊपर ऊपर जो है तैरने लगता है। और वो मलाई जो है, वो मलाई भी ठोस का रूप है, क्योंकि उस मलाई ठोस में क्या है, हम लोग ठोस को ढेर लगा सकते हैं। तो उस मलाई को हम लोग कैसे जाने कि वो ठोस है, तो उस मलाई को हम लोग छन्ना पात पे छांट छांट के उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ढेर लगा सकते हैं। तो आप तो समझ गए आप लोग की अवक्षेप का वर्णन क्या गलत है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन, विलयन मतलब घोल, घोल में से पृथक किया जाता है। तो हम लोग द्रव पे अगर कोई चीज ठोस के रूप में तैरे तो उसको हम लोग आसानी से अलग कर दें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा श्वेत अवक्षेप, मतलब दही जैसा श्वेत अवक्षेप क्या होता है, प्राप्त करता है, और उसको हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब है रंग परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों में रंग में भी परिवर्तन होता है। अब देखिए, जैसे हम लोग पानी में क्या किए, पानी में आप एक बूंद स्याही दे दीजिए। पहले पानी क्या था, सफेद टाइप था। जब एक बूंद हम लोग स्याही देंगे तो उसमें क्या होगा, उसका पदार्थ में कण जो होता है, पदार्थ का कण में जो है गति होता है। अब देखिए वो कण क्या करता है, पूरा गति करता है, पूरे पानी को क्या होता है, अपने रंग में ढाल लेता है। अब स्याही का जैसा रंग है पूरे पानी का वैसा रंग हो गया। तो अब देखिए यहाँ रंग में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों में रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस अगर हम लोग निचोड़ते हैं या डाल देते हैं तो वो क्या करता है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैगनी रंग है उसको धीरे धीरे क्या होता है, खत्म कर देता है, मतलब गायब हो जाता है वहां से। अब चलिए, ये तो रंग परिवर्तन तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगला 4 नंबर क्या है, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। अब कहता है कि जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो कभी कभी क्या होता है,
कोई कोई ऐसा अभिक्रिया जो बहुत अधिक रूप से मतलब जो है अभिक्रिया करने लगा, बहुत तेजी से अभिक्रिया किया, उसमें क्या होता है, बहुत तेजी से मतलब जो है टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप लोग को एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, आप कैल्शियम ऑक्साइड के एक ढेला को ले लीजिए, उसको पानी में डुबाइए या उसमें पानी डालिएगा, देखिए अचानक क्या होता है, उसमें उष्मा उत्पन्न करने लगता है या ताप में परिवर्तन हो जाता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। जैसे कली चूना, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। हम लोग जो घर उर में जो मतलब चूना से ढोते हैं, देखिएगा बाल्टी में चूना ले लीजिएगा, उसके बाद उसमें पानी दीजिएगा, अचानक क्या होता है, चूना जो है ना ऊपर से पूरा एकदम जो है ना वहां से उष्मा प्रदान करता है, उसके बाद फदफदाहट के रूप में भी वो जो है फदफदाते रहता है। अब देखिए शायद आप लोग ताप में परिवर्तन जान ही गए होंगे। पांचवा क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था देखिए क्या है, कोई भी चीज अवस्था में परिवर्तन, या तो ठोस होगा, ठोस से परिवर्तन मान लो द्रव ले लिया, और द्रव से परिवर्तन अब क्या किया, गैस के रूप में ले लिया। तो अवस्था में परिवर्तन उसी को कहते हैं, या तो ठोस रूप होगा, या ठोस से द्रव रूप ले लिया, या द्रव से गैस रूप ले लिया। अब अवस्था में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अब चलिए हम लोग जैसे में देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती के जलने पर मोम का कुछ भाग द्रव होकर नीचे गिरता है। हम लोग दीपावली में देखिए मोमबत्ती जलाते हैं, तो हम लोग क्या किया, मोमबत्ती जो यहाँ से जलाया था, अब ये मोमबत्ती क्या हुआ, यहाँ से जलते जलते पिघलते पिघलते द्रव के रूप में क्या होता है, यहाँ नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, द्रव के रूप में नीचे आते जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब पूरा मतलब नीचे जल जाने के बाद ये गैस के रूप में भी क्या करता है, गैस का रूप ले लेता है, और गैस के रूप में वाष्प बनकर उड़ जाता है। हम लोग देखते हैं मोमबत्ती के जलने पर मोम का कुछ भाग द्रव होकर नीचे गिरता है, और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, या वाष्प में परिवर्तित होकर क्या होता है, जल उठता है। तो कोई भी चीज जलने पे क्या होता है, उससे देखिएगा तो उसमें जो है वाष्प में भी परिवर्तन होकर वाष्प उससे निकलता है। तो शायद आप लोग अवस्था में भी परिवर्तन अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि अब आया उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी क्या है। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें उत्सर्जन मतलब होता है कि उष्मा का निकलना। अब देखिए जैसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड पे अभी जो है जल डाले थे, तो वहां पे बताया गया था कि उससे उष्मा प्रदान होता है। या हम लोग घरेलू चूना के बारे में जो अभी बताए थे, हम लोग घर को चुनौटने के लिए जो चूना लाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसको बाल्टी में दे दीजिए, उसमें पानी दीजिएगा, पानी के देने के क्रम में ही देखिएगा उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा निकलने लगता है, पूरा खौलने लगता है, ठीक ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला है 2 नंबर उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है, उत्सर्जन नहीं होता, इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है। इसमें उष्मा तो लिया ही जाता है, इसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। अभी तक तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और उसके पार्ट के बारे में जाने। अब हम लोग जो अगला जानेंगे, इसको जानेंगे क्या के बारे में, रासायनिक समीकरण क्या है, जिसको इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। चलिए हम लोग जानते हैं रासायनिक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त मतलब शॉर्ट, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट रूप, संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को अगर सूर्य के प्रकाश में धूप में अगर रखते, तो ये क्या होता है, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये परस्पर अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। जैसे H2 + Cl2 समीकरण 2Cl। अब ये किसके उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, यहाँ पे क्लोरीन का 2 परमाणु है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु। देखिए H2, चलिए एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझाते हैं। H2 + Cl2 समीकरण। अब देखिए हाइड्रोजन का यहाँ क्या है, 2 परमाणु है, क्लोरीन का भी 2 परमाणु है, और यहाँ जो बना, यहाँ बना HCl। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ तो 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का भी 1 परमाणु है और क्लोरीन का भी
एक परमाणु है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। ई है अभी असंतुलित, तो संतुलित करने के लिए यहाँ भी हाइड्रोजन दूगो है, यहाँ भी क्लोरीन दूगो है, लेकिन है क्या, अभिक्रिया में तो दोनों हाइड्रोजन भी दूगो है और क्लोरीन भी दूगो है, लेकिन प्रतिफल में क्या है, हाइड्रोजन भी एगो है और क्लोरीन भी एक तो। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 2 लगाएंगे। अब देखिए जब 2 यहाँ पे लगता है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये दो दोनों के लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी क्लोरीन के लिए। अब देखिए हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, संतुलित समीकरण कहेंगे। ये जो अभी है यहाँ पे वो इसे आपको संतुलित करके दिया गया है, H2+Cl2 समीकरण 2HCl। तो अब देखिए दोनों का परमाणु संख्या क्या है दोनों का परमाणु बराबर बराबर। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, हर कुछ का कुछ ना कुछ नियम होता है। जैसे हमारे जिंदगी जीने का भी कुछ नियम है, उस नियम को फॉलो करके हम लोग जीते हैं, तो हम लोग को कठिनाई नहीं होता है जीने में। लेकिन अगर नियम का फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग को जीने में बहुत कठिनाई हो। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो रोड पे क्या करते हैं हम लोग, जो है ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं। अगर ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेंगे तो हम लोग के जीवन में कठिनाई है। अगर हम ट्रैफिक रूल का पालन नहीं किए तो ठीक है, तो वहां पे जो है हम लोग का चालान कट जाता है। अब चालान 3000 का अगर काट दिया तो देखिए क्षण क्षण भर के चलते हम लोग को क्या होता है, 3000 फाइन देना पड़ जाता था। उसी तरह उसी लिए क्या करते हैं, यहाँ भी रासायनिक समीकरण का कुछ लिखने के नियम है, जो नियम की जो है हम अभी बताएंगे और आप लोग जरूर। रासायनिक समीकरण लिखने के निम्नलिखित नियम है। क्या क्या नियम है देखते हैं। अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया के अभिकारकों को अभी हम लोग बताए थे कि अभिक्रिया के अभिकारकों को जो है समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे H2+Cl2 समीकरण। अब देखिए अभिक्रिया के अभिकारकों को कह क्या रहा, अभिक्रिया के अभिकारकों उनके संकेतों या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के क्या लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। हम लोग अभिकारक जितना भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे। और प्रतिफल छोटा हो या बड़ा हो, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण के दाईं ओर लिखेंगे। अब देखिए H2+Cl2 समीकरण HCl, यहाँ 2 लगा दीजिएगा तो ये समीकरण क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, ये तो पहला जान गया, पहला से समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा देखिए क्या, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों के सूत्रों के बीच हाइड्रोजन भी, अब देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। तो इसी प्लस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, धन का चिन्ह कहते हैं। तो अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। तीसरा, चलिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा है अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया करने से जो तीसरा यहाँ पे जो प्रतिफल प्राप्त हुआ, ये हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि अनुसूत्र है। इसका हाइड्रोजन क्लोराइड का अनुसूत्र है HCl। अब ये हम लोग को समीकरण के क्या, तो प्रतिफल हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि प्रतिफल हम लोग को समीकरण के दाईं ओर प्राप्त होता है। अब चलिए यहाँ क्या है, अगला चौथा नंबर, प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। तो प्रतिफलों के सूत्र के मध्य क्या होता है, हम लोग को धन चिन्ह दिया जाता है। चलिए हम लोग समझाते हैं आप लोग को कि धन चिन्ह कैसे दिया जाता है। अब देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म किए तो ये 2 भागों में टूटा। कौन कौन भागों में, तो CaO+CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चौथा नंबर कह क्या रहा, प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य, प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है, तो समझा दिए थे। और पांचवा क्या कह रहा है, अभिकारकों और प्रतिफलों को एक ही तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। देखिए किसी भी अभिक्रिया में तीर का चिन्ह एक ही रहता है, चाहे कि मतलब C+O2 समीकरण CO2। अब देखिए इसमें क्या है, एक ही तीर है या बड़े से बड़े मतलब जो है, ठीक है, बड़ा से बड़ा अभिक्रिया में क्या होता है, समीकरण का जो है एक ही चिन्ह होता है। तो यही पांचवा कह रहा है, अभिकारकों और प्रतिफलों के एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यहाँ अलग अलग इसलिए, यहाँ देखिए बीच में समीकरण है। अब इससे पहले ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन जब ये इसको अभिक्रिया कराया गया, इसको गर्म किया, तोड़ा गया, तो ये क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अब चलिए ये तो समझ ही गए होंगे। अब चलिए अगला हम लोग समझते हैं क्या है। अब है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। हम लोग जाने कि कभी होता है क्या, कभी हम लोग भी अधूरा रहते हैं।
लेकिन अपने अधूरापन को पूरा करने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता होती है हम लोग उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं, और तब जाके हम लोग क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। जैसे अभी मतलब अभी हमको मान लेके अभी हमारे पास गाड़ी नहीं, तो हम लोग गाड़ी के लिए तो अधूरा है, तो अब हम लोग गाड़ी के लिए हम लोग पूर्ण कैसे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी अपने नाम से खरीदेंगे। अगर हम एक गाड़ी अपने नाम से खरीदे तो हम क्या होंगे, पूर्ण होंगे। अब देखिए कि यहाँ क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। सही बात है। संतुलित का कहने का मतलब है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु समीकरण के बाईं और दाईं ओर दोनों ओर क्या होता है, तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब हम लोग जानेंगे H2 प्लस Cl2 समीकरण 2HCl। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन दुगो है, यहाँ क्लोरीन भी दुगो है, तो यहाँ जब हाइड्रोजन दुगो है, क्लोरीन यहाँ दुगो है, तो यहाँ भी देखिए HCl यहाँ 2 लगा हुआ है। 2 मतलब ये दोनों के लिए है, H और Cl दोनों के लिए। अब देखिए यहाँ दो गो हाइड्रोजन भी हुआ, दो गो क्लोरीन भी हुआ। मान ले अब देखिए हम लोग पहले जो है, हम लोग के कभी कभी क्या होता है, हम लोग के मामा जी आते हैं, जैसे एक मामा जी आए, तो अब हमारा मामा जी, हम दो भाई हैं, तो वो क्या हुए, वो दोनों का ना मामा जी है, कि एक का मामा जी है, तो दो भाई अगर है, हमारा मामा जी है, तो उसका भी मामा जी है। उसी तरह क्या HCl में अगर दो लगा दिए तो H के लिए भी दो है और Cl के लिए भी दो है। अब अगला क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। चलिए अभी तक तो संतुलित जाने, हालांकि पहले हम लोग को असंतुलित को जानना था, लेकिन हुआ क्या, हम लोग पहले असंतुलित ने जान के पहले संतुलित जान गए। ठीक है, अब जानेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। वह संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, असमान होती है। यहाँ पे क्या लगता है, वो लगता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, असमान होती है। अब देखिए H2 प्लस O2, यहाँ पे हाइड्रोजन दुगो है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी दुगो है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दुगो है, ऑक्सीजन क्या है, एगो है। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन दुगो है, यहाँ हाइड्रोजन दुगो है, ये दोनों तो समान है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है, एगो, यहाँ ऑक्सीजन दुगो है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, एक तो है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो लगा देंगे। अगर हम लोग यहाँ दो लगाए तो अब ऑक्सीजन तो दुगो हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन दुगो, यहाँ ऑक्सीजन भी दुगो हो गया, लेकिन है क्या, अब हाइड्रोजन का बैलेंस गड़बड़ा गया। यहाँ हाइड्रोजन दो दूनी चार गो, लेकिन बाएं पक्ष में हाइड्रोजन कितना है, दो गो। अब दोनों तो बराबर है नहीं, दोनों फिर लड़ने लगेगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ भी क्या किए, चलिए आए दो लगा दिए, और दो लगा के इसको फुसला लिया। अब कहता है कि हाँ हम अब दोनों जो है बराबर है, तो इसको अब मतलब जो है ई जो है पहले से क्या था, असंतुलित, अब इसको हम लोग क्या किए, संतुलित। तो शायद आप लोग असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण जान गए होंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, प्रत्येक तत्व के दोनों बगल मतलब अभिकारक और प्रतिफल में क्या होता है, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, असमान होती है। और लेकिन संतुलित समीकरण में क्या है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक जाने, और अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे आप लोग को अगले वीडियो में। तो मिलते हैं यहाँ से अगले क्लास में हम लोग। धन्यवाद।